गुड मॉर्निंग। आज आज का जो टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट से आप लोगों को एक अच्छा सा टॉपिक है, वो है ट्रांसफार्मर। अल्टरनेटिंग करंट जो चैप्टर 7 है फिजिक्स 12th क्लास में, उसमें एक अच्छा सा टॉपिक है वो ट्रांसफार्मर है ना। ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन हमेशा बनता रहता सभी एग्जाम में, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर, इसलिए उसको स्टार्ट से लास्ट तक देखेंगे तभी वो समझ में आएगा। और ऐसे बीच में 1 सेकंड में पूरा वीडियो देख लेने से कुछ नहीं होगा, तो स्टार्ट से लास्ट तक समझना पड़ेगा। और चैनल में जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता भी रहेगा, ठीक है। तो टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस विच चेंज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग EMF या अल्टरनेटिंग करंट, जो भी कह दो, सबको चेंज करता है। अब चेंज करने में का मीन्स होता है इंक्रीज और डिक्रीज से। चेंज करता है मीन्स इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, ठीक है ना। यानी ट्रांसफार्मर ये डिवाइस विच चेंज द अल्टरनेटिंग EMF और अल्टरनेटिंग वोल्टेज, दैट इज इट इंक्रीज और डिक्रीज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है किस पर बेस्ड होता है? म्यूचुअल इंडक्शन पर। और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है 6 चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है, पीछे लेक्चर देख सकते हो म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। यदि आप ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं तो इसका मीन्स होता है इसके पहले तक आपसे आना चाहिए, यदि क्लास वाले हैं तो, ठीक है ना। और यदि इसके पहले का नहीं आता है तो समझने में दिक्कत जाएगी। तो ट्रांसफार्मर इट इज ए डिवाइस विच चेंज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग EMF, दैट इज इट इंक्रीज और डिक्रीज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। इट वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो पार्ट है उसमें म्यूचुअल इंडक्शन है, तो इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस पर बेस्ड है? म्यूचुअल इंडक्शन पर है। और इट कैन नॉट बी यूज विथ डायरेक्ट करंट। ट्रांसफार्मर का यूज डायरेक्ट करंट के साथ यूज नहीं किया जा सकता है, सिर्फ ये किस में काम करता है? AC में। अब है क्या कि ये वोल्टेज को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। तो एक ही ट्रांसफार्मर दोनों काम नहीं करेगा, या तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इंक्रीज करेगा या कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डिक्रीज करेगा। तो यदि वोल्टेज को इंक्रीज करता है तो ऐसे ट्रांसफार्मर को स्टेप अप बोलेंगे, और जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डिक्रीज करेगा उसको स्टेप डाउन बोलेंगे। पावर हाउस के आसपास वाले जो होते हैं वो स्टेप अप हुआ करते हैं, और घरों के आसपास जो होते हैं वो स्टेप डाउन, ठीक है ना। तो अब इसका डायग्राम फिर बना के हम दिखाते हैं, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, सब कुछ, है ना। ये ट्रांसफार्मर का पूरा टॉपिक कम से कम 2 लेक्चर में होगा, तो लेक्चर में आज वाला देखते हैं कहाँ तक कन्फर्म हो जाता है। और लेक्चर नंबर 2 में भी उसका एनर्जी लॉस, इफिशियंसी और कुछ सेकंड 2 पार्ट में है, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर इट इज ए डिवाइस विच चेंज द अल्टरनेटिंग EMF or voltage. It is a device which change the alternating EMF or voltage, that is increase or decrease the alternating voltage, ठीक है। इट इज डिवाइस विच चेंज द अल्टरनेटिंग EMF और वोल्टेज, दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। इट्स
वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन याद रखना, इट वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। इट कैन नॉट बी used with DC मतलब डायरेक्ट करंट। इट कैन नॉट बी यूज्ड विथ डायरेक्ट करंट। ठीक है ना। इट इज ऑफ टू टाइप। पहला है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इट increase the alternating voltage। It increase the alternating voltage and decrease the strength of current। यानी ये क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, करंट स्ट्रेंथ को घटाता है। इट इंक्रीज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। और सेकंड है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसमें इट डिक्रीज द अल्टरनेटिंग voltage and increase the strength of current। ये ऐसा है, ये ठीक है ना। ये वोल्टेज को क्या करता है, डिक्रीज करता है, करंट को इंक्रीज करता है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन में देखिए इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखना। इट हैज मेन 3 पार्ट्स हो, इसमें 3 पार्ट होते हैं, वो भी जान लीजिए। इसमें देखिए कंस्ट्रक्शन के लिए 2 डायग्राम बनाने होंगे, देखना। ये इसको बोलते हैं लैमिनेटेड कोर। लैमिनेटेड कोर इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल
ये है इनपुट और ये क्या है आउटपुट और ये है क्या स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब जो दूसरा बनाएंगे उसमें कितने का डिफरेंस रहेगा देखिएगा। ये स्टेप अप है ना, स्टेप डाउन में देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है, इसमें कम है, ज़्यादा कम, प्राइमरी में कम है सेकेंडरी में ज़्यादा है, मीन्स स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ऐसी का जस्ट उल्टा कर देते हैं, यानी क्या कर दें देखना। ये और इसमें कम कर दें, इसमें कम कर दें और इसमें ज़्यादा कर दें, इसमें ज़्यादा। ठीक है, ये इनपुट है, अभी भी ये आउटपुट है, ये है प्राइमरी कॉइल है और ये है सेकेंडरी कॉइल और ये अभी भी वही लैमिनेटेड कोर, लैमिनेटेड कोर। ठीक है ना। अब बताओ इसमें प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है और ये है स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इसके प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न क्या है ज़्यादा है, इसमें सेकेंडरी में कम है और इसके प्राइमरी में कम है, सेकेंडरी में ज़्यादा है। ठीक है ना। यदि ये कहा जाए इसमें मेन 3 पार्ट्स होते हैं, इसमें 3 पार्ट होते हैं मेन। इसमें इट हैज़ मेन 3 पार्ट्स। इसमें मेन कितने पार्ट होते हैं 3। पहले पार्ट का नाम है लैमिनेटेड कोर। पहला क्या है लैमिनेटेड कोर। इट कंसिस्ट ऑफ थिन रेक्टेंगुलर, it consists of thin rectangular strip of soft iron placed one above the other and insulated by paint or varnish। क्या होता है ये जो बना होता है वो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप से बना होता है। ये बता दें ये वास्तव में इस प्रकार के कट किए हैं, इस प्रकार रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को काट करके एक के ऊपर 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 रख करके इस प्रकार बनाया गया है ना। तो इट कंसिस्ट ऑफ थिन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स ऑफ सॉफ्ट आयरन प्लेस्ड वन एबव द अदर एंड इंसुलेटेड बाय पेंट्स और वार्निश। इसी को बोलते हैं लैमिनेटेड कोर। लैमिनेटेड कोर बनाने से होता क्या है कि ट्रांसफार्मर में आईडी करंट से एक आयरन लॉस होता है जिसको बोलते हैं आयरन लॉस। आगे हम उसको बताएंगे, आगे लेक्चर में उसको लिखवा भी देंगे। यानी आईडी करंट की वजह से ट्रांसफार्मर में एनर्जी का जो लॉस होता है उस लॉस को बोला जाता है आयरन लॉस। और उस आयरन लॉस को कम करने के लिए, आयरन लॉस को मिनिमाइज करने के लिए कोर को लैमिनेटेड बनाया जाता है। लैमिनेटेड कोर का मीन्स हमने बताया कि एक स्ट्रिप के ऊपर दूसरे को रख करके
थिक बना दिया जाता है, वो होता है लैमिनेटेड कोर। ठीक है ना। अब सेकंड इसका पार्ट जो है सेकंड, वो है प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल, तो इसमें लिखेंगे द कॉइल बाय व्हिच अल्टरनेटिंग वोल्टेज is applied the coil by which alternating voltage is applied, जैसे ये, ठीक है ना, applied and in step up ट्रांसफार्मर, यानी ये नंबर ऑफ टर्न इज लेस एंड इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न इज मोर। देख लो, स्टेप अप, यदि स्टेप अप है तो इसमें नंबर ऑफ टर्न लेस हैं, और यदि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो नंबर ऑफ टर्न क्या है, मोर है। देख लीजिए, प्राइमरी की बात कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल। है ऐसा, द कॉइल बाय व्हिच अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड इधर इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न इज लेस, यानी देख लो कम है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न इज मोर, इसमें ज़्यादा है। ठीक है ना। थर्ड में क्या है, सेकेंडरी कॉइल। तो इसमें क्या होगा, द कॉइल बाय व्हिच alternating voltage is output, the coil by which alternating voltage is output in step up transformer, in step up transformer number of टर्न इज मोर। है, देख लो, इन स्टेप नंबर ऑफ टर्न इज मोर एंड इन स्टेप डाउन नंबर ऑफ टर्न इज लेस। ये देख लो, ठीक है ना। तो यानी ट्रांसफार्मर में 3 पार्ट्स होते हैं, लैमिनेटेड कोर, लैमिनेटेड कोर के बाद प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल के बाद सेकेंडरी कॉइल, यानी 3 मेन पार्ट हुए। ठीक है ना। ये आप लोगों को बता दें, इसका सिंबल डायग्राम की यदि बात किया जाए तो सिंबल डायग्राम ऐसे भी बना दिया जाता है, ऐसे। ये इसमें ज़्यादा टर्म इसमें कम, प्राइमरी और सेकेंडरी। और इसका सिंबल डायग्राम बनाएंगे, ये PS, ये सिंबल डायग्राम होता है। अब ऐसे ये ही है, ठीक है ना। तो ये रहा ट्रांसफार्मर के उसमें डिफिनेशन, उसके टाइप, उसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखिए। इसमें होता क्या है, जब इस प्राइमरी कॉइल की इंड पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगी।
अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होने से कोर का होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स तो जनरेट होगा, पर अल्टरनेटिंग करंट से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग भी होती रहेगी। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगी तो सेकेंडरी कॉइल के भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगी, और सेकेंडरी कॉइल में भी उसी फ्रीक्वेंसी का अल्टरनेटिंग वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाएगा। क्या करेंगे, जब प्राइमरी कॉइल में अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करना मीन्स अल्टरनेटिंग करंट देना। अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू जो होती है टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, और जब करंट की वैल्यू चेंज होगी तो सेकेंडरी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगी, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगी तो इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड वोल्टेज सेकेंड कॉइल में जनरेट हो जाएगा उतने फ्रीक्वेंसी का। अब वो वोल्टेज फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, अब वोल्टेज बढ़कर मिलेगा कि घट कर मिलेगा ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न ऑन सेकेंडरी कॉइल टू द नंबर ऑफ टर्न ऑन प्राइमरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न और प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न के रेशियो पर डिपेंड करेगा कि जो सेकेंड कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है वो प्राइमरी वाले से ज़्यादा होगा कि कम होगा। ठीक है ना, तो इसके लिए हमको अब एक फार्मूला डिराइव करके बताना पड़ेगा। ठीक है ना, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, व्हेन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड द इंड्स ऑफ प्राइमरी कॉइल देन अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज इन इट ड्यू टू व्हिच मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज इन सेकेंडरी कॉइल and induced EMF of same frequency produced on secondary coil, which value depend on the ratio of number of turn on secondary coil to the number of turn on primary coil। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न और प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न के रेशियो पर वो वैल्यू डिपेंड होगी। ठीक है ना, तो फार्मूला डिराइव करने के लिए आपको फैराडे लॉ भी आना चाहिए, E = -d∅/dt। वो फैराडे लॉ 6 चैप्टर में है, उसका वीडियो आप देख सकते हो। वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक, तो देखिए, व्हेन अल्टरनेटिंग वोल्टेज is applied the ends of primary coil then AC flows in the coil। Coil and core due to which magnetic flux linked with second coil is changed and EMF or voltage of same frequency are induced on secondary coil, which value depend on the ratio of number of turn on secondary coil to the number of turn
ऑन प्राइमरी कॉइल, यही हमने बोला है। जब इसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगी। अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगी तो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू चेंज होती रहती है, जीरो मैक्सिमम, जीरो मैक्सिमम। और करंट जब चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग तो इंड्यूस्ड ईएमएफ वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। और वो जो वैल्यू है वो बढ़कर मिलेगी कि घटकर मिलेगी, वो डिपेंड करेगी रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न ऑन सेकेंडरी कॉइल टू द नंबर ऑफ टर्न ऑन प्राइमरी कॉइल। यानी ये इस पर NS अपान NP पर आई डिपेंड करेगी, ठीक है ना। NS अपान NP पर डिपेंड करेगी ये, ठीक। अब इसका फार्मूला डेरिवेशन के लिए देखिए क्या करेंगे। लेट NP एंड NS बी द नंबर ऑफ टर्न ऑन प्राइमरी कॉइल एंड secondary coil. Let NP and NS be the number of turn on primary coil and secondary coil, and magnetic flux linked with primary coil is phi. Then by Faraday second law, E equal to minus d phi upon E equal to minus NP d phi upon dt। फैराडे ला ये फार्मूला होता है इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपान डी टी। ये तो ये ई प्राइमरी कॉइल के लिए हमने ईपी लिख दिया। ईपी क्यों लिखा है? प्राइमरी कॉइल के लिए। और एनपी क्यों लिखा है? प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न एनपी है तो इसलिए, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा ये फ्लक्स किसका है? प्राइमरी कॉइल का। यदि ये पूरा का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल का भी हो जाए, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में लीकेज ना हो, मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई कमी ना हो, जितना मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी कॉइल का है उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स यदि सेकेंडरी कॉइल का हो जाए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा उसके लिए देखिए। ये है इक्वेशन फर्स्ट। इफ देयर इज नो लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, नो लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जितना पहले का है उतना दूसरे का भी हो जाए, देन फॉर सेकेंडरी कॉइल ES इक्वल टू माइनस NS डी फाई अपान डी टी। इसमें क्या कर दें? फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड अपान फर्स्ट, इसमें इसको डिवाइड करते हैं तो ES अपान EP और ये पूरा टर्म कट जाएगा तो NS अपान NP। इक्वेशन थर्ड फिर से देखो, ये है ये सेकेंड कॉइल का है, ये प्राइमरी कॉइल का है। डिवाइड करेंगे तो डी फाई अपान डी टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ES अपान EP आएगा। यानी एन मत कैंसिल करना, यानी एस अलग है NP अलग है, यानी इंटू एस नहीं है, ठीक है ना। आगे इफ रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल
इज वेरी लेस देन EP इक्वल टू VP एंड ES इक्वल टू VS। यदि प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल का रेजिस्टेंस बहुत कम रहेगा तो EMF को भी वोल्टेज के बराबर लिख देते हैं। E बराबर एक फार्मूला होता है V इक्वल टू E माइनस IR एक फार्मूला है ये, और R लेस यानी 0 तो V इक्वल टू E ये। यदि V इक्वल टू E माइनस IR, E के बदले जी लिख दिया, R लेस है मीन्स 0 ले लो तो ये पूरा 0 हो जाए तो V इक्वल टू E, इसीलिए EP इक्वल टू VP ES इक्वल टू, है ना। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हमने ये EMF को वोल्टेज में बदल दिए तो सीधे आ गए VS अपान VP इक्वल टू NS अपान NP। ये रहा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है ना। अब ये बता दें आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए प्राइमरी कॉइल का पावर और सेकेंडरी कॉइल का पावर जो होता है वो इक्वल होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल का पावर इक्वल होता है। तो यहाँ इन आइडियल ट्रांसफार्मर पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल इक्वल टू पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल। इन आइडियल ट्रांसफार्मर पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल इक्वल टू पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल। अब पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट, पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट, तो प्राइमरी का वोल्टेज इंटू प्राइमरी का करंट और सेकेंडरी का वोल्टेज इंटू सेकेंडरी का करंट। ये P इक्वल टू होता है VI, V यानी वोल्टेज, I मीन्स करंट, तो प्राइमरी का तो VP IP, सेकेंडरी का तो VS IS, है ना। करंट को एक तरफ कर लो तो IP अपान IS इक्वल टू VS अपान VP, VP IP इक्वल टू VS IS। करंट को एक तरफ तो IP अपान IS तो VS अपान VP। ये इक्वेशन नंबर 5। और इसको देखिए, ये VS अपान VP, VS अपान VP, NS अपान NP, IP अपान IS, तीनों बराबर इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 क्या हुआ, ये इक्वल इसके, ये इक्वल इसके, इसका मीन तीनों बराबर, यानी NS अपान NP इक्वल टू VS अपान VP इक्वल टू IP अपान IS। ध्यान देना, ये यहाँ पर दो ठो में ऊपर ऐसा इसमें P है, ये नहीं कि हमने गलती से लिख दिया है, आ ही रहा है, देख लो। इसी को लिखा रहता है R, ये इक्वेशन नंबर इक्वल टू R लिख देता है। और इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इसको कहा जाता है, ठीक है ना। अब बताना क्या किया हमने, फिर से सुनना। हमने ये कहा कि जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल के इन पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगी, इंड्यूस्ड EMF करंट प्रोड्यूस होगा, उसी फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज बढ़कर मिलेगा कि घटकर मिलेगा वो नंबर ऑफ टर्न के रेशियो पर डिपेंड करेगा, है ना। अब हम यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक आ गए। अब देखिए इसमें क्या होता है। इसमें दो केस अप्लाई करते हैं, देखना क्या क्या। ये केस फर्स्ट, इफ NS इज ग्रेटर दैन NP, यदि NS को NP से ग्रेटर माने, देन
देन फ्रॉम इक्वेशन 6 Vs इज ग्रेटर देन Vp एंड Ip इज ग्रेटर देन Is। मेन पॉइंट को समझना, मेन पॉइंट यही है। Ns ग्रेटर देन Np यदि है, Ns ग्रेटर देन Np यानी ये ज़्यादा है ये कम है, Ns ग्रेटर देन Np मीन्स ये ज़्यादा है ये कम है। इसका मीन्स हुआ कि ट्रांसफार्मर कौन हुआ, स्टेप अप, स्टेप अप, आगे बढ़ते हैं। जब ये होगा तो ये भी होगा, क्योंकि ये ग्रेटर है तो ये भी ग्रेटर ही होगा। इसका मीन्स हुआ प्राइमरी का वोल्टेज कम है, सेकेंडरी का ज़्यादा। प्राइमरी का दिया गया वोल्टेज कम है, सेकेंडरी का क्या है ज़्यादा। मीन्स ये ट्रांसफार्मर वोल्टेज को क्या किया, बढ़ाया, वोल्टेज को बढ़ाया। और यहाँ Ip बड़ा है Is से, इसकी करंट जो है वो ज़्यादा है, इसकी करंट क्या है कम। इसका मीन्स ये करंट को क्या किया, डिक्रीज किया। ये कहता है कि हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैं। ये कहता है कि ये वोल्टेज बढ़ा रहा है, ये कहता है कि करंट को घटा रहा है। दैट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर increases the alternating voltage and decreases the strength स्ट्रेंथ है ये STRENGTH, डिक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। ये पता है, ये कहता है चिल्ला के कि हम स्टेप अप हैं, ये कहता है वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, ये कहता है कि करंट को घटा रहे हैं। केस सेकंड, इफ Ns इज लेस देन Np देन फ्रॉम इक्वेशन 6 Vs लेस देन Vp एंड Ip लेस देन Is। ये कहता है कि हम स्टेप डाउन हैं, ये कहता है कि हम वोल्टेज को हटा रहे हैं, ये कहता है करंट को बढ़ा रहे हैं। दैट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर decreases the alternating voltage and increases the strength of current। ये ठीक है, इतना लिखना पड़ेगा। और इसका सेकेंड पार्ट, अभी इसका सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट ट्रांसफार्मर का सेकेंड पार्ट जो कि हम उसमें बताएंगे एनर्जी लॉस इफ़िशियंसी, एनर्जी लॉस इफ़िशियंसी डिफरेंस दोनों का और उसका यूजेज। तो उसके लिए नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।